अब हमें फ्रीक्वेंसीज मिल गया कि हमें किस किस कौन कौन सा साइन वेव बनाना है। हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि उन साइन वेव्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनको ऐड कर देना है। और उनको ऐड करेंगे तो हम बहुत क्लोज चल जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को कॉपी करने में। हाय एंड वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ मेक म्यूजिक विद नमपाई। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम एक साइन वेव को यूज करके अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं, हम उससे गाना किस तरह से बना सकते हैं और सॉन्ग कॉर्ड्स हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद अब इसमें आइएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं वहाँ से ला रहा हूँ। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम ज़्यादातर एनालिसिस करेंगे अपने पिछले वाले साइन वेव वाले साउंड को और एक रियल पियानो के साउंड को। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रियल पियानो का रिकॉर्डेड साउंड को यूज़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली एक पियानो को जब एक पियानो को प्ले किया गया और उसको फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको नॉइस भी दिखेगा और हम यहाँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू हम जानेंगे कि यार उस पियानो नोट में फ़र्क क्या है हमारे साइन वेव से। यहाँ पे मैं SciPy लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा फॉर लोडिंग दी वेव फाइल, दैट्स इट। और मैटप्लॉटलिब का यूज़ करूँगा फॉर प्लॉटिंग दी वेव्स। और NumPy भी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे मोस्टली अपने काम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब एंड SciPy IO से वेव फाइल रीड करने वाला फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। हमने अपने वेव फाइल, जो भी हमारा वेव फाइल है पियानो के सी नोट, जो हमारा वेव फाइल है जैसे C3 की, इसे हमने लोड कर लिया है। अब इसे लोड करने के बाद हम देख रहे हैं ये हमें लोड करने के बाद एक हमारा सैम्पलिंग रेट एंड हमारा सिग्नल देता है। जो हमारा सिग्नल है जो भी हमने बजाया है एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ में, हम देख पा रहे हैं हमारा सैम्पलिंग रेट यहाँ पे 44100 है। और हमारा सिग्नल जो भी है हम यहाँ पे सुन लेते हैं ऑडियो में। तो मैं अपना हेडफोन पहन लेता हूँ पहले। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना सिग्नल दे दिया है IPython नोटबुक डिस्प्ले में, और हमारा सैम्पल रेट जो है वो दे दिया है। तो हम सुनते ही ये कैसा है। ओके, तो इस साउंड को सुनिए और एनालाइज करिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सस्टेन कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा देर तक बज रहा है। मैं दे रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसका आवाज़ बढ़ रहा है फिर कम हो जा रहा है। ऑडियो में आप ये भी देखिए कि यार इसमें ना कुछ नॉइस प्रेजेंट है। तो ये नॉइस क्या है, जब भी मैं पियानो को बजा रहा हूँ ना, पियानो के आसपास जो हवा है उसमें ये वाइब्रेट कर रहा, तो ये एयर का जो नॉइज़ है ना, जो एयर का नॉइज़ यहाँ पर आ जा रहा है। क्योंकि पियानो जो एक नेचुरल फिनोमेनन है, नेचुरली वो बजता है। ठीक है, क्योंकि पियानो के अंदर क्या होता है, पियानो के अंदर बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जो कि स्ट्रिंग को हिट करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है उससे एक ग्रैंड पियानो बजता है। ठीक है, तो उसी का ये एयर नॉइस बोलते हैं हम इसको, वाइट नॉइस भी बोलते हैं। वो वाइट नॉइस प्रेजेंट है इसमें, ये लास्ट में जो आपको सुनाई दे रहा है। तो मैं अपना सिग्नल को एनालाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिग्नल आप देख पा रहे हो, मैंने सिग्नल को प्लॉट किया है। एक्स में मेरा टाइम है और वाई में मेरा एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ में आप देख पा रहे हो। तो यहाँ सबसे पहले 0 से ये पहले बड़ा और बड़ा पीक में गया, उसके बाद ये नीचे हो गया और फिर यहाँ पे नॉइस प्रेजेंट है पूरा, जैसे कि हमने ऑडियो में सुना था। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्लाइस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 40,000 एंड 20,000 के बीच में कहीं पे ये है, तो मैं 30,000 तक देखा कि अच्छा ये ऐसा दिखता है। लेकिन अब तक हमको समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो मैं सोचा कि और थोड़ा जूम करते हैं इसमें। तो हमने जूम किया 500 से लेके 3,000 के बीच में, तो हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिल रहा है। अब ये सिग्नल को आप देखिए, इस सिग्नल को समझने की कोशिश करिए। ये सिग्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार ये पहला बात तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है, इस रीजन में पहला बात तो ये बढ़ रहा है, जो कि ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये एक तरह का शेप है, दैट इज नॉट लाइक एनी साइन वेव। ठीक है, सो मैंने जो सेकेंड वीडियो में जो मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव से हम इस तरह का चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो उस चीज़ वही ऐसा ही चीज़ इसमें भी हो रहा है। तो अब इसका शेप को देखिए, काइंड ऑफ आइडेंटिकल है बट कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है। ये ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, ये ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया नीचे गया फिर थोड़ा ऊपर गया। थोड़ा सा अनइवन है लेकिन काइंड ऑफ सेम शेप ये होल्ड कर रहा है।
ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास एयर का भी कुछ नॉइस ये सब प्रेजेंट है। और मोस्टली क्या होता है ना कि जब भी मैं एक फ्रीक्वेंसी में किसी भी की या स्ट्रिंग को बजाता हूँ ना, तो एयर, आसपास का एयर भी उस फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं होल्ड कर लेता है। तो उसके कारण भी थोड़ा सा और एक तरह का अनइवननेस आ जाता है म्यूजिक के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साउंड में, जो कि उसको एक नेचुरल फील भी देता है। तो अब ये सी नोट है, इसे कंपेयर करते हैं हमारे साइन वेव के साथ। हमारा साइन वेव क्या था? एक सिंपल साइन कर्व था जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में प्ले हो रहा था, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी सपोज C3 का फ्रीक्वेंसी अराउंड 260 हर्ट्स है, तो उसी में मेरा प्ले होगा, मैं उसको C3 बोलते तो वो उसमें प्ले होता। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर दैट इज कि सबसे पहले तो वेव का कोई फिक्स्ड एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। सेकेंड है कि वेव यार इट्स नॉट एज स्मूथ एज अ साइन वेव, वो तो हमें पता चल ही जा रहा है। एंड सेकेंड कि यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसलिए हमारे पास अनइवननेस यहाँ पे दिख रहा है। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी होता तो ये अनइवननेस नहीं दिखता मुझे, चाहे एम्पलीट्यूड मेरा कम हो बड़ा हो। अगर एम्पलीट्यूड अगर मेरा अनइवन होता तो वो कुछ इस तरह का होता, लेकिन यहाँ अनइवननेस के साथ हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है, इसलिए हमें इस तरह का वेव्स दिख रहा है जिसमें मतलब उस तरह का लाइक एक स्मूथनेस नहीं है। तो चलिए फ्रीक्वेंसीज हम लोग चेक करते हैं कि हमारे इस सैंपल में फ्रीक्वेंसी क्या क्या प्रेजेंट है। और ये फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम फिर नमपाई को इंपोर्ट करें। नमपाई का FFT पैक को हम लोग यूज करेंगे। FFT मतलब फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एक पोर्टल है जो हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है। यहाँ पे मैं टाइम एक सिग्नल ये लेता हूँ, सिग्नल के शेप में एक ए रेंज लेता हूँ। ए रेंज का मतलब हो गया कि वो 0 से लेकर जो भी आप नंबर दोगे वहाँ तक नंबर लेगा। सपोज 0 से 10 दूंगा तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 तक मुझे ले जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने एक तो टाइम लाइक फ्रेम बनाया 0 से लेकर सिग्नल का शेप तक, जो भी यहाँ सिग्नल का शेप है। मैंने देखा नहीं एक्चुअली क्या है, बट आप यहाँ देख पा रहे हो इट्स मोर देन 1 लाख, तो अराउंड आई थिंक 1.1 लाख के आसपास है। एनीवे तो अब यहाँ तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक तो फिर से एक बिन्स ले रहा हूँ। बिन्स का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी बिन्स यहाँ ले रहा हूँ, जो कि ये 50 पैक के अंदर ही मुझे मिलता है, और जिसका शेप जो होगा वो होगा टी का शेप का ही होगा, ठीक है। टी का जो शेप है वही शेप में रहेगा। यहाँ ये क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बिन सेंटर्स इन साइकिल पर यूनिट फॉर सैंपल स्पेसिंग। तो बिन्स क्या करता है ना, जो भी मेरा सैंपल आता है उसमें स्पेसिंग देता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का एक फ्रीक्वेंसी बिन्स बना रहा है। फ्रीक्वेंसी बिन्स का सेंटर साइकिल पर यूनिट जो भी हमारा सैंपल स्पेसिंग में। इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है भी, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एस क्या है मेरा। एस बेसिकली क्या कर रहा है, मेरा सिग्नल को ले रहा, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दे रहा, मतलब क्या क्या फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है वो मुझे बता दे रहा है। तो अब मैं एस को प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट एफ आप देख पा रहे हो कि मेरा एक्स एक्सिस में मैंने एफ को प्लॉट किया है, ठीक है। और जो एस है वो मुझे बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड मुझे दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसको प्लॉट करने में मुझे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड्स मिल जा रही है, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जो कहा था सेकेंड वीडियो में, डेट इज कि आप FFT करोगे ना तो आपको उसमें 2 पार्ट्स मिलेगा जो कि आइडेंटिकल होगा एक दूसरे के साथ। तो अब यह देख पा रही हो आइडेंटिकल है, तो हमें किसी एक ही हाफ के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से पॉजिटिव हाफ को लेता हूँ और नेगेटिव हाफ को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यार ये सब जगह तो एकदम नीचे, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ तक इसी को लेता हूँ। तो मैं यहाँ 20,000 तक, 0 से 20,000 तक का रेंज में ले रहा हूँ और इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो आप अब देख पा रहे हो कि अब 0 से 20,000 के रेंज में, और यहाँ एस डॉट रियल लिखा है मैंने। एस डॉट रियल इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी मैं FFT करता हूँ, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो मुझे 2 पार्ट मिलती है, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मुझे बस रियल पार्ट के साथ ही काम करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ज़्यादा मतलब माथा खटाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2000 तक का लिमिट लेकर मैंने इसको प्लॉट किया, एंड आई कैन सी कि यार अब इसमें ना मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मुझे दिख पा रही है। अब इसको समझो, इस प्लॉट को समझो, बहुत आसान प्लॉट है। एक बार समझ जाओगे तो फिर शायद आप पूरा चीज़ समझ जाओगे कि ये मतलब क्या हो रहा है, कैसे होता है, और आप DSP भी सीख जाओगे इससे थोड़ा। डैट इज कि अब यह मैंने कहा कि पहला बात कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है हमारे नोट में, राइट। जो हमने वेव फाइल इंपोर्ट की तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। वो कौन से फ्रीक्वेंसीज है, ये वही फ्रीक्वेंसीज है जो हमें यहाँ पिक्स में मिल रही है। हमारे पिक्स यहाँ पे क्या है, ये एक पिक है, ये एक पिक है, ये 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 पिक है, ठीक है। ये सब पिक्स है, ठीक है।
अब इन पिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी हमारा एक्स वैल्यू, एक्स एक्सिस में जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है। और आप देख पा रही हो यहाँ पे और छोटा छोटा फ्रीक्वेंसीज है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सब है, ये सब नॉइज है। तो हमारा जो भी वो एयर का नॉइज था ना, वो ये फ्रीक्वेंसीज में है। ये जो छोटे छोटे वो नॉइज है, ये सब नॉइज है। तो जब भी आप नॉइज कैंसलिंग करते हो ना, तो बेसिकली आप क्या करते हो ना, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो हेडफोन्स होते हैं, सपोज कि महंगे हेडफोन्स होते हैं, बोस के हेडफोन्स, सेनाइजर के हेडफोन्स में नॉइज कैंसलिंग होता है, एक्टिव नॉइज कैंसलिंग। वो ये नॉइज को लेते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं, और इस नॉइज को रिवर्स करने के बाद ना ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस दोनों कट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्टिव नॉइज कैंसलिंग। एनीवे लेट्स मूव ऑन। तो अब हमें पिक्स को फाइंड करना है, और ये पिक्स हमें कहाँ मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख पाएंगे, ये 250 से थोड़ा सा आगे, ये 500 से थोड़ा सा आगे, 750 से थोड़ा सा आगे, 1000 से थोड़ा सा आगे। ये अभी इनके वैल्यूज क्या है, अभी इनके वैल्यूज है जो हमने फाइंड किया है, दैट इज अराउंड 260 हर्ट्स, 530 हर्ट्स, 780 हर्ट्स, 1050 हर्ट्स, 13 समथिंग हर्ट्स। ठीक है, अब ये सब है क्या, ये सब सी के ही नोट्स है, ये सब सी नोट्स है, बट डिफरेंट ऑक्टेव्स में। जो सबसे बड़ा नोट जो मेरा है ना, ये है हमारा C3। ठीक है, जो C3 है वो हमारा सबसे बड़ा नोट है, क्योंकि हमने C3 प्ले किया, हमने C3 प्ले किया। लेकिन उसके साथ मैं ये देख रहा हूं कि C4, C5, C6, C7 ये सब भी नोट प्ले हुआ है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हमने यहाँ नोटिस किया कि जो हमारा डोमिनेंट, जो हमारा फंडामेंटल नोट है, यहाँ पे जो C है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफरेंट जो हमारा C के नोट्स है। अब ये हमें समझ में आ गया कि अब एक रियल पियानो में ना, जब भी मैं C3 बजाऊंगा ना, तो मुझे सिर्फ C3 नहीं सुनाई देगा, मुझे C4, C5, C6, C7 भी सुनाई देता है। ठीक है, इसलिए वो उसके आवाज में ना एक स्पेस बना हुआ रहता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उनके मैग्नीट्यूड्स कम है एज कंपेयर टू जो मेन जो C3 में बजा रहा हूँ उसके नोट्स है। तो ये दिस इज सेम फॉर एनी नोट, बीट C, D, E, F, G, A, B, जो भी। और इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स। ठीक है, यही ओवरटोन है। कि ओवरटोन क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, हम उसी को ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। और चलिए एक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये एनालिसिस आप समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि अब मैं एक रियल पियानो को रेप्लिकेट कैसे करूंगा। सबसे पहला चीज जो मैंने किया यहाँ पे, वो क्या किया है ना, कि जो मेरा F है, F जो मेरा है दैट इज, जो भी मेरा F 0 से ज्यादा है ना, जो भी मेरा F 0 से ज्यादा है, मैंने उसका इंडेक्सेस ले लिया है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, तो सबसे पहले मेरे को पॉजिटिव को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स मिल गया 0 से लेकर जितना भी हमारा शेप है। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ फ्रीक्वेंसीज जो मेरा है इन इंडेक्स में जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी बिन्स है वो सब ये है, क्योंकि मैंने बस इंडेक्स जो भी हमारा इंडेक्स को पुट कर दिया 0 से लेकर ये सब। अपने सिग्नल्स को भी फिल्टर आउट कर लिया, जो हमारे F50 के सिग्नल्स है, तो ये हमारे F50 के सिग्नल्स है और ये F हमारा बिन्स है। ओके, अब हमारा जो टास्क हो जाता है इंडेक्स फाइंड करने का, इंडेक्स के साथ फिल्टर करने का, दैट इज टू गेट दी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज। डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी पीक्स में है ना, यही हमारा डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने np.arc सॉर्ट किया हमारे सिग्नल के रियल पार्ट के साथ। ठीक है, और उसके फर्स्ट 100 एलिमेंट्स को लिया। तो हमारा सॉर्ट करने का जो फर्स्ट 100 एलिमेंट्स आया, मैंने बस उसी को लिया। अब ये आर्क सॉर्ट क्या करता है, ये आर्क सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, सोचिए कि आपके पास अब ना 0, सोचिए कि आपके पास 3, 0, 2, 1 है। ठीक है, अब अगर इसको मेरे को सॉर्ट करना है, सपोज कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1, 2, 0, 1, 2, 3 होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3 होगा। लेकिन मेरा जो आउटपुट इसमें आएगा ना, ये आउटपुट किससे है, 0 मेरा किस इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में, तो ये फर्स्ट आएगा। मेरा जो 1 है ये किस इंडेक्स में, ये थर्ड इंडेक्स में, तो 3 आएगा। मेरा जो 2 है किस इंडेक्स में, ये सेकंड इंडेक्स में, सेकंड आएगा। और 3 मेरा 0 इंडेक्स में, 0 आएगा। मेरा आउटपुट इस तरह का आएगा इसमें आर्क सॉर्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट 100 को लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा जो भी है, जो भी हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज मिल रहा है, उसको फिर हमने फिल्टर आउट कर लिया F सॉर्ट से।
डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गई, जो भी हमारा डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज आप देख पा रहे हो 260 के आसपास है, 530-20 के आसपास है, और आप यहाँ देख पा रहे हो 1300 के आसपास है, 1050 के आसपास है, यही सब मिल रहा है हमें। तो हमें मिल गया 2 में 1, 5 में एक, 13 में एक मिल गया, इसमें एक मिल गया, 7 के आसपास एक मिल गया, तो 3 4 5 5, अच्छा 18 भी मिला हमें, छः 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 तरह का हमें मिला विद बेस। तो चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये डोमिनेंट रहा, ये डोमिनेंट रहा, डोमिनेंट रहा। अब हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड के रेशियो को फाइंड करते हैं। हमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज मिल गई कि हमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे क्या क्या है। अब हमको फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसीज तो अब जो बज रही है, राइट, इनके बीच में कुछ रेशियो होगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके सबसे थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया। तो ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें रेप्लिकेट करना, हमें देखना पड़ेगा कि जब भी एक नोट में बजा रहा हूँ तो उसके फ्रीक्वेंसीज के बीच में रेशियो क्या रह रहा है। वो रेशियो मेंटेन करेंगे तो हम शायद उस तरह का नोट को रेप्लिकेट कर पाए। अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी रेशियो में। हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले हमने डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी लिया और हमें जो हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो C3 का फ्रीक्वेंसी के साथ हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें रेशियोज मिलेंगी, राइट, हमें रेशियोज मिलेगी। वो रेशियोज क्या होगी, या तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगी रेशियो, या डेसिमल में होगी। हमने उसको राउंड कर दिया कि हमें 1 2 3 4 जो भी हमारा रेशियो है वो बजे। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि मेरा यार मेरा फ्रीक रेशियो क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 7 6 2 3 ये सब दिखेगा, जो कि सही है, जो कि ठीक है। मेरे को यही चाहिए, मेरे को जानना है कि यार फ्रीक्वेंसी रेशियोज क्या है। उसके बाद हमने np डॉट यूनिक किया। np डॉट यूनिक क्या करेगा मेरा, np डॉट यूनिक क्या करेगा, np डॉट यूनिक मेरे को यूनिक जो भी इस फ्रीक्वेंसी रेशियो में जो मैं यूनिक है उसको फाइंड करके देगा। मैं 0 1 से लेके 7 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड रेशियो क्या है, एम्पलीट्यूड रेशियो इज द एब्सोल्यूट ऑफ S का रियल पार्ट सॉर्टेड जो है डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल S रियल जो सॉर्टेड पार्ट है। इसका मतलब सिंपल है, सिंपल है। तो मेरा जो भी रियल पार्ट है, S का रियल पार्ट है, उसको मैं सम के साथ डिवाइड कर दूंगा जो मेरे को रेशियो देगा। सिंपल सिंपल। हमारा जो फैक्टर होगा, ये फैक्टर को फिर मैंने लिया है, फैक्टर बेसिकली एक np.0 लिया है मैंने, एम्प्टी एरे आप समझ सकते हो, एम्प्टी एरे मैंने लिया है विद द शेप, जो भी इसका शेप है। तो यहाँ हमारा शेप कितना है, 1 से लेके 6 हमारा शेप है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने लूप किया, लूप करके मैंने फैक्टर टू किया, फैक्टर का शेप जो है 6 तक जो हमारा ये है। और जहां भी हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 या 4 जो भी है, उसका इंडेक्स लिया। और फैक्टर के अंदर हमने जो यहाँ पे np.0 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद सम ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इन दैट इंडेक्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। तो ये हमारा रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो नहीं एक्चुअली रेशियोज है, बहुत सारा रेशियो है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई, मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना, वो जहां भी इक्वल टू 1 है, क्या करो, जहां भी इक्वल टू 1 है उसका इंडेक्स को लो। ठीक है, उसका इंडेक्स मेरे को मिला। अब मेरे को क्या करो ना, उस फैक्टर में ना, उस फ्रीक्वेंसी फैक्टर में जाके तुम ना उस इंडेक्स में जाकर क्या करो ना, अपना जो भी तुम्हारा एम्प का रेशियो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जहां पे मेरा इंडेक्स सपोज की 1 है, उसका सम कर दो और सम को यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे दिखा दो। लास्ट में मैं क्या करूंगा, जब इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर बाई सम कर दूंगा, तो मेरा सम ऑफ फैक्टर्स है। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीज है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मलाइज हो जाएगा मेरा। तो अब नॉर्मलाइज जब हो जाएगा, तो अभी नॉर्मलाइज होने के बाद हमें दिख रहा है कि मुझे अब जो नॉर्मलाइज होने के बाद मेरे को ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे को C3 प्ले करना है, ठीक है, मुझे C3 प्ले करना है, तो C3 प्ले करने वक्त सबसे पहला चीज है कि मेरा कितना रेशियो रहेगा टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड्स में C3 का, दैट इज यहाँ पे 0.73, मैंने 73% C3 प्ले होगा, 16% C4 प्ले होगा, उसके बाद 6% C5 प्ले होगा। इस तरीके से हमें मिल रहा है, राइट। अब यहाँ देखना,
यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये एकदम कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया। ये सेम प्रॉपर्टी आप देख पाओगे यहाँ ऊपर में, यहाँ एकदम कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर ये थोड़ा सा ज्यादा है। आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका np डॉट सम करता हूँ, अगर मैं इसका np डॉट सम करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये 1 होना चाहिए, बहुत क्लोज टू 1 है, क्योंकि इतना सा डेसिमल प्लेस है, इसको जितना एक्यूरेसी आप करोगे उतना ये और 99999 बढ़ते रहेगा। एनीवे तो यही था। तो अब हमको इससे क्या पता चल गया, हमें इससे आज के वीडियो से ये पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नॉइज मिलता है, इंस्ट्रूमेंट का साउंड मिलता है, तो सबसे पहले उसका फ्रीक्वेंसीज क्या है वो हम फाइंड कर ले, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या है, उन फ्रीक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड क्या है वो फाइंड कर ले। अब हमें फ्रीक्वेंसीज मिल गया कि हमें किस किस कौन कौन सा साइन वेव बनाना है, हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि उन साइन वेव्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनको ऐड कर देना है। और उनको ऐड करेंगे तो हम बहुत क्लोज चल जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को कॉपी करने में, विच इज इंटरेस्टिंग। हमें यहाँ मैग्नीट्यूड मिल गया, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसीज मिल गया, ठीक है, जितने फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है वो सारे फ्रीक्वेंसी मिल गए और सारे मैग्नीट्यूड्स मिल गए, उन फ्रीक्वेंसीज का मैग्नीट्यूड क्या है। अब हम एक सिंपल एडिशन कर देंगे उसमें, राइट, उनको मिला देंगे और मिलाकर हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू अ रियल इंस्ट्रूमेंट जो भी है। पर इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ेंगे। ये एलिमेंट्स कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ना, अगले वीडियो में हम लोग ये जो कंसेप्ट जो मैंने आज बताया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, ठीक है, इनको इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है, कैसा आता है। और उसको उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा अटैक, सस्टेन, डिले, रिलीज ये सब क्या होता है, और उसको फिर हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि उससे अब हम लोग किस तरीके से अपने पियानो को और रियलिस्टिक बना सकते हैं। हमारे कोई भी साउंड में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को जैसे हम ऐड करते रहेंगे तो उतना हमको रियलिज्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, ठीक है। फिलहाल हमने साइन वेव बनाया जो कि कंप्यूटराइज्ड लग रहा है, अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और रियल पियानो की तरफ बढ़ेंगे कि रियल पियानो कैसा साउंड करता है। आज आप रियल पियानो कर रहे हो, कल को आप एक रियल वायलिन बना सकते हो, कल को आप रियल हार्प बना सकते हो, आप रियल बसून बना सकते हो, रियल पिकोलो बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब मारना, और अगर कोई डाउट है तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो थोड़ा सा इंटेंसिव था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रीजन पे था, तो मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या हो रहा है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वक्त, लेकिन कोई नहीं यार, कोई नहीं, मतलब अगर कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो यार ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट में इस तरह का कुछ है नहीं। और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ सच दैट कि मैं आपको ये बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, वो भी फ्री में, कि यार कैसे करते हैं ये सब, कैसे होता है। और दैट्स इट यार, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। एंड या चलो बाय।